साथियों नमस्कार। आज क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक पर हमारा यह तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग अर्थ के प्रेशर बेल्ट या पृथ्वी पर स्थित विभिन्न दाब कटिबंधों के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, यूँ तो यदि आप किसी ऐसे एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं तो यकीन मानिए इस टॉपिक्स के आपको काफी क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि डोलड्रम किसे कहते हैं। हो सकता है डोलड्रम में हम कंफ्यूज हो जाएं या हमें उसकी एक्चुअल टेक्निकल डेफिनेशन डोलड्रम की एट द टाइम ना आती हो सकता है हमें हैडली सेल के बारे में ना पता हो या हैडली कोशिकाएं किसे कहते हैं उसके बारे में ना पता हो सकता है हमें फेरल के नियम को या कोरोलिसिस बल के कॉम्प्लिकेशंस को हमें जानने में प्रॉब्लम्स आती हो सकता है कि हमें पोलर जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को समझने में हमें दिक्कत आती हो। ऐसे तमाम प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं जिसे हमें समझने में अक्सर समस्या उत्पन्न होती है या हम जब भी पेपर दे रहे होते हैं तो अगर इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिलता है तो हम या तो गलत कर देते हैं या सही भी होता है तो वो तुक्के में होता है, और या फिर यदि हम उसके स्टेटमेंट को देखते हैं तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और हम श्योरिटी से उसको टेक नहीं कर पाते। तो आज की कक्षा में हमारा मूल उद्देश्य यही रहेगा कि अर्थ के प्रेशर जोन्स को या प्रेशर बेल्ट के कॉम्प्लिकेशंस को या उनकी जटिलताओं को बेहद ही सरल शब्दों में आप सबके समक्ष ला करके इसे एक आसान टॉपिक की तरह समझाया जाए। तो मैं स्टार्ट करता हूं अर्थ के प्रेशर जोन्स या पृथ्वी पर दाब कटिबंध को। इसके लिए मुझे उम्मीद करता हूं मैं कि आपने मेरे प्रारंभ के वीडियो जरूर देखे होंगे। उसमें मैं कुछ सिद्धांतों को यहां फिर से रिवाइज करूंगा ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए, या बेहतर होगा कि आप क्लाइमेटोलॉजी के ही मेरे पहला वीडियो दूसरा वीडियो उसको देखें तो उससे और बेहतर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विकसित होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ज्योग्राफी की कि सूर्य अपनी विकिरणों के माध्यम से पृथ्वी तक ताप को पहुंचाता है, और जब भी सोलर टेम्परेचर या सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक जो कि तापमान या टेम्परेचर के रूप में पहुंच रही है, जब भी इसकी वैल्यू अधिक हो जाएगी, जब भी ताप का मान अधिक हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसी स्थिति में जो सरफेस के निकट वाटर वेपर, सरफेस के निकट डस्ट, सरफेस के निकट एयर, गैसेस, ये सब के सब संवहनीय तरंगों के रूप में, कन्वेंशनल रेडिएशंस के रूप में या कन्वेंशनल वेव्स के रूप में गर्म होकर अपर एटमॉस्फेयर में डिस्प्लेस हो जाएंगी, अपर एटमॉस्फेयर में डिस्प्लेस हो जाएंगी, और ऐसी स्थिति में अर्थ के सरफेस पर लो प्रेशर या निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यह मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत ही क्लैरिटी से समझाया था और हमने हमने बाल की खाल निकाली थी, यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एकदम सरल शब्दों में समझाया था। तो ये तो मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया था। यह भी बताया था कि समुद्री सतह पर 1013.32 मिलीबार का एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है, और अगर इस प्रेशर से 1 मिलीबार भी कम वायुमंडलीय दाब होता है तो उसे हम लो प्रेशर बोलते हैं, और अधिक होता है तो उसे हम हाई प्रेशर बोलते हैं। साथ ही मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि पृथ्वी संतुलन के सिद्धांत पर काम करती है। संतुलन का सिद्धांत मतलब यदि पृथ्वी पर कहीं पर भी हाई प्रेशर बन रहा है, मान लीजिए
1500 मिलीबार का हाई प्रेशर बन रहा है और यहीं बाजू में यदि 900 मिलीबार का लो प्रेशर बन रहा है तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तब तक जाती जाएंगी जब तक कि दोनों तरफ 1200 मिलीबार या 1200 मिलीबार का एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं हो जाता। तब तक हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती रहेंगी। अर्थात पृथ्वी का कार्य ही संतुलन स्थापित करना होता है विभिन्न दाब प्रवणताओं के बीच या टेम्परेचर डिस्क्रिमिनेशंस के बीच। तो ये मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे अर्थ के प्रेशर जोन्स पर। फ्रेंड्स, इसको मैं आपको एक बार ओरली बता देता हूं। सबसे ऊपर 90 डिग्री पर जो हमारा नॉर्थ पोल है, जो उत्तरी ध्रुव है, वहां पोलर हाई प्रेशर बेल्ट होती है। 60 डिग्री नॉर्थ एक्सिस से 65 डिग्री नॉर्थ एक्सिस तक सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होती है। वहीं 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ एक्सिस तक ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है। 5 डिग्री नॉर्थ से या 5 डिग्री साउथ से 5 डिग्री नॉर्थ तक, यानी इसके बीच से 0 डिग्री इक्वेटर निकलेगी, बीच से 5 डिग्री साउथ से 5 डिग्री नॉर्थ तक का जो जोन होता है उसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है या विषुवत रेखीय निम्नदाब क्षेत्र कहा जाता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में साउथ हेमिस्फीयर में 30 डिग्री साउथ एक्सिस से 35 डिग्री साउथ एक्सिस तक ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है। 60 डिग्री साउथ एक्सिस से 65 डिग्री तक सब पोलर लो प्रेशर और 90 डिग्री साउथ यानी कि अंटार्कटिका में हमें पोलर हाई प्रेशर अगेन देखने को मिलता है। तो इस तरह से पृथ्वी पर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 डिफरेंट प्रेशर जोन्स देखने को मिलते हैं। ये प्रेशर जोन्स बनते कैसे हैं और इसमें आपस में डिफरेंसेस क्या क्या हैं और इन डिफरेंसेस के कारण अर्थ पर कैसी विंड्स चलती हैं या उनकी विंड्स की स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, वो किस प्रकार की हवाएं हैं और उसका प्रभाव पृथ्वी के महासागरों पर और महाद्वीपों पर किस प्रकार से पड़ता है, उसको हम लोग यहां समझते हैं। तो हम देखें कि जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन है, यहां तो स्वाभाविक सी बात है, यहां तो विषुवत रेखा पर निम्न दाब हमेशा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि सूर्य दोनों ही परिस्थितियों में विषुवत रेखा के ऊपर से ही जाता है। यानी कि जब मकर रेखा से कर्क की तरफ जाएगा तब भी वो विषुवत रेखा के ऊपर से जाएगा और जब कर्क से मकर रेखा की तरफ आएगा तो भी विषुवत रेखा के ऊपर से ही जाएगा। अर्थात भले हमें 21 जून के दिन कर्क रेखा पर स्थित देशों में भले हमें 21 जून के दिन सूर्य एक बार लंबवत देखने को मिलेगा, एक बार एकदम वर्टिकली देखने को मिलेगा, किंतु अन्य इक्वेटर रेखा, अगर इक्वेटर लाइन की बात करें तो यह वर्ष में 2 बार ऐसा होगा कि सूर्य उनके सर के ऊपर से निकलेगा। अब इमेजिन करिए कि मकर रेखा पर सूर्य एक बार वर्टिकल चमक रहा है, कर्क पे एक बार चमक रहा है, किंतु विषुवत रेखा से 2 बार होकर जा रहा है। इसका मतलब ये जोन जो है यह हमेशा सन के इन्फ्लुएंस्ड में रहता है, हमेशा सूर्य के प्रभाव में रहता है। इसलिए सूर्य की सर्वाधिक गर्मी इसी क्षेत्र को मिलती है और यहाँ पर वर्ष भर गर्मी पड़ती है और दिन के और रात के यानी कि दैनिक तापांतर में अंतर भी बेहद ही कम होता है। ये एक बार प्रश्न पूछा है पेपर में कि किस प्रकार की जलवायु में रात्रि को शीत ऋतु बोलते हैं। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आप बेहतर होगा कि इस क्वेश्चन को लिख भी लीजिए
किस प्रकार की जलवायु में या किस प्रकार के क्लाइमेट्स में नाइट को, रात्रि को वहां का विंटर सीजन बोलते हैं? तो आंसर है इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट, क्योंकि यहां पर रात के समय ही बस थोड़ी सी ठंड पड़ती, ठंड भी ज्यादा नहीं पड़ती, केवल 22 डिग्री 24 डिग्री तापमान होता है, किंतु इनके लिए वही सर्दी होती, क्योंकि दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह हम देखें तो यहां पर रात्रि भी जो होती है वो बहुत गर्म होती है और दिन जो होता है वो तो गर्म होता ही है। तो यहां से चूंकि सूर्य की गर्मी यहां बहुत पड़ती है, तो यहां से हवाएं, इक्वेटर से हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। इक्वेटर विषुवत रेखा से हवाएं ऊपर की तरफ आएंगी, यानी कि अगर मैं 0 डिग्री बना दूं तो यहां से 0 डिग्री एक्सिस से विंड्स ऊपर की तरफ जाएंगी और यह गर्मी भारत की गर्मी से बहुत अधिक है। अब भारत की गर्मी से तुलना नहीं कर सकते, यदि तुलना ही करना है तो भारत के पूर्वी तटों से तुलना करिए, चाहे चेन्नई से, विशाखापट्टनम से, मदुरई से, या फिर रामेश्वरम के क्षेत्र से, या फिर हमारे आंध्रा के पूर्वी तटों से, उड़ीसा के पूर्वी तटों से, इसे तुलना करिए, या इवन भारत के पश्चिमी तटों से भी, जहां पर समुद्र का समकारी प्रभाव पड़ता हो। तो ऐसे हिस्सों में क्या होता है, उमस वाली गर्मी पड़ती है और उमस वाली गर्मी बेहद असहनीय गर्मी होती है। यानी हम इंटीरियर रीजन्स में हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, राजस्थान, इन हिस्सों में चूंकि कॉन्टिनेंटल इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए यहां पर ओशन का इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो समुद्री प्रभाव ना होने के कारण हमें गर्मी तो यद्यपि मिलती, किंतु यह गर्मी अधिक उमस वाली गर्मी नहीं होती। तो यहां से जो हवाएं उठेंगी, तो जब हवाएं उठेंगी तो उसमें से ऑक्सीजन भी जाएगा, नाइट्रोजन के कंपोनेंट भी जाएंगे, हाइड्रोजन के कंपोनेंट भी जाएंगे, बाकी कार्बन के कार्बन के अणुओं के रूप में जिन ऑक्सीजन के साथ, जिन गैसों के साथ कार्बन की उपस्थिति है, जैसे CH4 मीथेन हो गया या बाकी और भी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सभी गैसेस भी धीरे धीरे गर्म होकर ऊपर स्थापित होंगी। तो हमें ना तो मीथेन से मतलब है, ना कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब है, ना नाइट्रोजन से मतलब है, ना हाइड्रोजन से मतलब है। उनका सीमित प्रभाव है हमारे जीवन पर, यद्यपि है किंतु सीमित है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बहुत कम है। हमारे फेफड़े तो ऑक्सीजन को ही धारित करने के लिए अनुकूलित है, ऑक्सीजन को ही श्वसन के रूप में हम लोग लेते हैं, तो हमारे लिए ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो जब ये हवाएं गर्म होकर अपर एटमॉस्फेयर में डिस्प्लेस होंगी तो ऑक्सीजन भी तो होगी ना, ऑक्सीजन भी ऊपर जाएगी, और जैसे ही ऑक्सीजन ऊपर जाएगी, इस क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं, चाहे गैबन हो जाए, केनिया हो जाए, इक्वेडोर हो जाए, ब्राजील हो जाए, इंडोनेशिया हो जाए, सिंगापुर हो जाए, पीपल रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जितने देश जो इक्वेटर पर आते हैं, यहां पर एक हमें निर्वात की स्थिति देखने को मिलती है, एक वैक्यूम की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। यह वैक्यूम अंतरिक्ष जैसा वैक्यूम नहीं, यहां ऐसा भी नहीं कि एकदम ऑक्सीजन खत्म हो गई, किंतु ऑक्सीजन की मात्रा एकदम से डाउन हो जाती है और एक लंबी सांस लेने पर ऑक्सीजन के कुछ पार्टिकल्स ही हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं, हमारे फेफड़ों तक पहुंचते हैं। इसलिए मानव के जीवन निर्वहन के लिए सबसे एक्सट्रीम कंडीशन इक्वेटर पर ही मिलती, सबसे चरम स्थिति इक्वेटर पर ही मिलती है। तो इसी स्थिति को, जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंस होती है और ऑक्सीजन की एब्सेंसी के कारण रेस्पिरेशन की प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है, इसी कंडीशन को डोलड्रम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। व्हाट इज डोलड्रम? डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम वह स्थिति है जब ऑक्सीजन की कमी के कारण विषुवत रेखा पर एक निर्वात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे जीवधारियों को सांस लेने में समस्याएं उत्पन्न होती है, तो इसे डोलड्रम कहा जाता है। यहां पर लो प्रेशर बन चुका क्योंकि पूरी हवाएं अपर एटमॉस्फेयर में डिस्प्लेस हो गई। अब यहां से विंड दो रास्तों की तरफ, चूंकि पृथ्वी के अपने एक्सिस पर रोटेट होने के कारण विंड भी यहां से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है
और डिवाइड होकर खुद को 30 से 35 डिग्री एक्सिस पर डिस्प्लेस करती है। 30 डिग्री नॉर्थ एक्सिस, 30 डिग्री साउथ एक्सिस, ऑलमोस्ट 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ एक्सिस पर स्वयं को डिस्प्लेस या विस्थापित करती है या नीचे की तरफ गिराती है। अब जैसे ही यह हवाएं नीचे की तरफ आती हैं, इससे इस जोन को ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन या विषुवत रेखीय या उष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन या उष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि इक्वेटर से उठी विंड खुद को 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ एक्सिस पर गिरा देती है। जैसे ही यह विंड यहां और यहां गिरती है तो आपको यहां पर 1400 मिलीबार, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1400 मिलीबार का एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने को मिलेगा, 1400 मिलीबार का वायुमंडलीय दाब देखने को मिलेगा। किंतु वही इक्वेटर पर आपको 650 मिलीबार का वायुमंडलीय दाब देखने को मिलेगा। इक्वेटर पर 650 मिलीबार का एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने को मिलेगा और जो ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन्स दोनों तरफ 30 डिग्री साउथ एक्सिस पे भी और 30 डिग्री नॉर्थ एक्सिस में भी, इन दोनों पर जब ये विंड गिरेंगी तो विंड ऊपर से नीचे गिरकर हवाएं नीचे विस्थापित होकर 1400 मिलीबार का उच्च दाब क्षेत्र बना लेंगी। तो इससे आपको दो चीजें देखने को मिल रही है। आपको यह देखने को मिल रहा है कि जो ये 0 डिग्री लो प्रेशर है, ये एलपी, ये 2 एचपीओ से घिरा हुआ है। चित्र में दिख रहा होगा, देख सकते हैं। इसी को मैंने, इन तीनों को मैंने इस तरह से बना दिया, बीच में एलपी, यहां एचपी और यहां एचपी। तो ये हाई प्रेशर जोन, वो भी कितना वाला, 1400 मिलीबार। ये लो प्रेशर जोन कितने वाला, 650 700 अराउंड मिलीबार, ये 1400 मिलीबार। अब दोनों के बीच में करीब करीब 600-700 मिलीबार का प्रेशर डिस्क्रिमिनेशन या फिर दाबीय प्रवणता उत्पन्न हो रही है। 700 मिलीबार बहुत बड़ा दाबांतर माना जाता है। इतने बड़े दाबांतर में विंड बहुत तेज गति करती है। इवन साइक्लोन्स बनने के लिए भी दाब प्रवणता 300-400 मिलीबार होती है, लेकिन यहां तो 600-700 के करीब करीब दाब प्रवणता है, यानी विंड बहुत तेजी से गति करेगी और ये बिल्कुल मैग्नेट या चुंबक के समान ही काम करती है। अब विंड तेजी से 30 डिग्री नॉर्थ एक्सिस से 0 डिग्री की तरफ चलेंगी और यहां से भी 30 डिग्री साउथ एक्सिस से 30 डिग्री साउथ एक्सिस से 0 डिग्री की तरफ चलेंगी और इस तरह एक साइकिल पूरा कर लेंगी, एक चक्रण पूरा कर लेंगी ये हवाएं। अब यहां हमारे पेपर के लिए क्या चीजें पूछी जा सकती हैं? सबसे पहले तो यह पूछा जा सकता है कि जो विंड ऊपर से जा रही है, जो भी विंड ऊपर से जा रही है, ये विंड जो है इसे क्या कहते हैं? तो ये है ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम या उष्ण कटिबंधीय जेट पवनें, उष्ण कटिबंधीय जेट पवनें। और यह भी उष्ण कटिबंधीय जेट पवनें। किंतु जब ये पवनें नीचे से इधर की तरफ जाएंगी, जब ये पवनें यहां से उतर के नीचे की तरफ जाएंगी तो इसको बोलेंगे ट्रेड विंड। इसको बोलेंगे ट्रेड विंड, ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें। इन दोनों को ही व्यापारिक पवनें कहेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जेट स्ट्रीम, क्योंकि
ट्रोपोपोज तक पहुंचेंगी, ये ऊपर उठ के ट्रोपोपोज, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर के हाइट तक पहुंच जाएंगी और यहां से सीधे पैरेलल गति करेंगे और यहां आके डिस्प्लेस हो जाएंगी नीचे की तरफ और फिर यहां से 30 नॉर्थ से 0 डिग्री की तरफ चलेंगे और जो चलेंगी ये व्यापारिक पवनें। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय मॉनसूनी पवनें, जो भारत में मॉनसून आता है, ये एक्चुअली में है क्या, तो मॉनसून और कुछ नहीं बल्कि ये व्यापारिक पवनों का ही विस्तार है। जो ये ट्रेड विंड्स हैं, यही इक्वेटर क्रॉस करके हमारे देश की तरफ आती हैं। तो ट्रेड विंड ही साउथ वेस्ट मॉनसून है जो भारत पहुंचता है मई के अंतिम सप्ताह में या जून के प्रथम सप्ताह में। अब यहां एक चीज हमें और जाननी चाहिए। एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था फेरल। फेरल ने यह बतलाया कि जो हवाएं होती हैं वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में अपनी, स्पष्ट लिख रहा हूं, अपनी, ये टर्म्स में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। हम क्या करते हैं, खुद को दायां और बायां करके देखने लग जाते हैं, जबकि वो अपनी दाईं और अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। आप अगर उत्तरी गोलार्ध में देखें तो विंड जो होती हैं जाते टाइम इस तरह से जाती है, यानी यहां विंड खड़ी है, विंड की डायरेक्शन क्या हुआ, अपनी दाहिनी ओर, अपनी दाहिनी ओर, यानी विंड की दाहिनी ओर। और लौटते टाइम यानी वापस जब इक्वेटर की तरफ लौट रही हैं, इक्वेटर से जा रही हैं और ये इक्वेटर की तरफ लौट रही हैं, तो लौटते टाइम अब अपने मुंह को उस तरफ कर लीजिए। मान लीजिए आप ही विंड हैं, आप खड़े हो जाइए और अब आप देखिए खड़े होकर कि आपका ये कौन सा उस तरफ मुड़ रही है, अपनी दाहिनी ओर, यानी आते टाइम भी ये राइट की तरफ इंक्लाइंड हो रही है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इक्वेटर से जाते टाइम भी ये दाईं ओर मुड़ती हैं और देखिए आते टाइम, डायग्राम आते टाइम वाला है, देख सकते हैं आप, दाहिनी ओर मुड़ती हैं। स्पष्ट होगा ये। फिर दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर देखिए जाते टाइम विंड की तरफ ही रही है। अब यहां से तो क्लियर समझ में आएगा, आप मान लीजिए खुद ही विंड है, अपनी बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड ये मुड़ जाती है। तो ये जो पूरा सर्कुलेशन है इस पर कोरोलिसिस फोर्स का भी इंपैक्ट पड़ता है, जिसको मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा या पोलर बेल्ट बताते टाइम इसको समझाऊंगा। तो ये तो था सर्कुलेशन 35 डिग्री नॉर्थ एक्सिस, फ्रॉम 35 डिग्री नॉर्थ एक्सिस टू 35 डिग्री साउथ एक्सिस। अब यहां एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है, पेपर में हो सकता है, हमें अगर नहीं जानकारी हो तो हम इसको गलत कर सकते हैं। 11th के एनसीईआरटीज को, 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी की बुक है, इसके साथ साथ आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसको तो इवन जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है आईएएस मेंस में, वो भी उस बुक को पढ़ते हैं। तो वो एकदम बाइबल है ज्योग्राफी के लिए। देखिए ये जो 35 नॉर्थ से लेके 35 साउथ तक का जो जोन है, इसको थर्मल जोन बोलते हैं। थर्मल जोन यानी तापीय क्षेत्र या थर्मल कन्वेंशन जोन या तापीय संवहन क्षेत्र। तापीय संवहन क्षेत्र प्रश्न पूछा जा सकता है। तापीय संवहन क्षेत्र कहां से कहां तक, 35 नॉर्थ से 35 साउथ तक तापीय संवहन क्षेत्र है। क्यों तापीय संवहन क्षेत्र है? क्योंकि इस पर सीधे सीधे विंड का सर्कुलेशन सिर्फ एक चीज के कारण हो रहा है, वो है सोलर
हीट के कारण, सूर्य की ऊष्मा के कारण। अगर सूर्य की ऊष्मा या सूर्य की ऊर्जा अगर इक्वेटर पे नहीं आएगी, इक्वेटर पे गर्मी नहीं पड़ेगी, तो इक्वेटर से पवनें उठेंगी ही नहीं, वहां से पवनें नहीं उठेंगी तो 35 पर गिरेंगी भी नहीं, और नहीं गिरेंगी तो ना तो ट्रेड विंड बनेंगी ना जेट स्ट्रीम बनेंगी, दोनों ही नहीं बनेंगी। इस तरह सिर्फ सन के कारण, सिर्फ सूर्य के कारण हमें ये चीज देखने को मिलती है, इसलिए इसको तापीय संवहन क्षेत्र बोलते हैं। वहीं हम थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं, दोनों ही गोलार्धों में 65 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, फिर 65 नॉर्थ और 60 नॉर्थ, और 60 साउथ से 65 साउथ, इस जोन को हम देखते हैं। फ्रेंड्स, यहां हमें एक चीज देखनी है, और इसको देखने से पहले हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल समझना होगा, वो है बिजली के झूले का। बिजली के झूले हम लोगों ने बचपन में काफी झूले होंगे, जिसमें कोने कोने में सभी बैठे होते हैं और ये इस तरह से गोल घूमता है। जब इसको रोकना होता है, ध्यान दीजिएगा, जब इसको रोकना होता है तो रोकने वाला बीच में खड़ा होता है, और इसके लोग पूरे बीच में खड़े होकर, इसके जितने भी वॉलंटियर्स होते हैं, और वो उसको रोक देते हैं। कोने में जा जाके नहीं रोकते, क्योंकि केंद्रापसारी बल या अपकेंद्रीय बल का यहां पर कॉन्सेप्ट काम करता है। सेम गोल घूमते हुए मेज, एक टेबल जो गोल घूम रही है, आपने 11th में 10th में भी या 12th में किसी ना किसी क्लासेस में आपने जरूर पढ़ा होगा कि गोल घूमती हुई वस्तु पर उस घूमती हुई सर्वाधिक कम प्रतीत होती है केंद्र पर। अगर आप केंद्र पे खड़े हैं, मेज के साथ साथ आप गोल गोल घूम रहे हैं, तो आपको मेज कम घूमती हुई प्रतीत होगी, किंतु आप कॉर्नर पर जाएंगे तो आपको अधिक घूमती हुई प्रतीत होगी। सेम बिजली के झूले के साथ भी है, क्योंकि आप कोने से लगे हुए बैठे हुए हैं, इसलिए आपको वो अधिक घूमता हुआ प्रतीत होगा। जैसे जैसे आप उसके सरकमफ्रेंस से या उसकी परिधि से केंद्र की तरफ जाते जाएंगे, आपको वो कम घूमता हुआ प्रतीत होगा। बिल्कुल सेम चीज पृथ्वी के भी साथ होती है, इसलिए कहते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इक्वेटर पे नहीं आते। अब वो साइक्लोन्स जब मैं बताऊंगा तो वो आपको मैं उसमें समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी चूंकि हम केवल प्रेशर बेल्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको यहां समझना है कि अर्थ के रोटेशन से या अर्थ के गोल घूमने से जो केंद्र से आप जैसे जैसे बाहर की तरफ जाएंगे, आपको पृथ्वी के घूर्णन का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसीलिए 65 से 60 डिग्री एक्सिस पर, चाहे यहां पर सूरज कभी लंबवत चमकेगा, कभी नहीं। सूरज कभी कर्क रेखा के ऊपर नहीं जा पाता, और ना ही सूरज कभी मकर के नीचे नहीं जा पाता। सूरज तो नहीं जाता, पृथ्वी ही सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, किंतु हम समझने के लिए यहां पर बोर्ड पर देख रहे हैं। तो सूर्य एक बार कर्क पर पैरेलल चमकेगा, एक बार मकर पर चमकेगा, दोनों ही स्थिति में ऊपर या यहां से नीचे नहीं जाएगा। 60-65 डिग्री एक्सिस के आसपास यूरोप के देशों में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, अलास्का या उस तरफ रशिया या यूरोप के देश, इन सब जगहों पर, जापान, यहां पर आप देखेंगे कि 60-65 डिग्री एक्सिस के आसपास, यानी यहां सर्दी का मौसम जो है वर्ष में 6 महीने 8 महीने चलता है। गर्मी आती है तो 18 डिग्री, 24 डिग्री, 25 डिग्री, हार्डली 28 डिग्री। 28 डिग्री भी आता है तो उन्हें लगता है ग्लोबल वार्मिंग हो गई। तो 24 डिग्री, 22 डिग्री इतनी ही वहां पर गर्मी पड़ती है। तो ऐसे रीजंस पर क्या कभी थर्मल कन्वेंशन बेस चल सकती है? इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए बहुत गर्मी चाहिए। इसलिए ये जो रीजंस हैं, ये अर्थ के रोटेशंस के कारण, जो मैंने बिजली के झूले का उदाहरण दिया आपको, उसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा 65 और 60 डिग्री पर पड़ता है। यहां क्या होता है, अर्थ के रोटेशन के कारण जो सरफेस की विंड है, जो सतह की जो हवाएं हैं, वो हवाएं तेजी से गति करती हैं, और ये जो डायनेमिक मोशन या काइनेटिक मोशन करती हैं, यानी कि ये गतिशील होती हैं, तो गतिशील पवनें, चूंकि अगर पवन स्थिर हो तो वो सतह पर अधिक बल आरोपित कर सकती है, किंतु अगर पवन गतिशील हो तो गतिशील पवन एक जगह स्थिर होकर सतह पर बल नहीं डाल सकती।
इसलिए वायु के द्वारा सतह पर डाला गया भार जो है वो कंपैरेटिवली टू ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो साउथ एक्सिस में है उसमें दोनों के कंपैरिजन में यहां बहुत कम प्रेशर होता है, क्योंकि विंड सरफेस पर प्रेशर ही नहीं डाल पाती। अर्थ के रोटेशन के कारण यहां से विंड ऊपर उठती है और विंड ऊपर उठकर यहां से दो जगह जाती है, दो जगह जाती है। एक तो जाती है 90 डिग्री नॉर्थ एक्सिस की तरफ, बिल्कुल सेम टू सेम जो इन तीनों के बीच हो रहा है, अब वो इन तीनों के बीच होगा, अब वो इन तीनों के बीच होगा। तो हम देखें अभी मैंने 0 डिग्री बीच में बनाया था इक्वेटर वाला, अब इसको मैं बीच में कर देता हूं 60 डिग्री एक्सिस एग्जाम्पल के लिए। यहां 90 डिग्री, यहां 35 डिग्री, दोनों ही हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी सदर्न हेमिस्फीयर में भी। यहां से विंड ऊपर उठी, यहां से विंड ऊपर उठ के पोल्स पर गई, फिर 90 से 60 की तरफ आई, यहां पर भी 35 से 60 की तरफ गई और 60 डिग्री पर जाकर के दोनों विंड आपस में मिल गई, दोनों विंड्स आपस में मिल गई। लेकिन फ्रेंड, जब 0 डिग्री पर दोनों विंड आपस में मिल रही थी, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, हो सके तो पॉज करके बार बार देखिएगा अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो ये टाइम वेस्ट है। लेकिन यदि कर रहे हैं और आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए। इवन जो स्कूल के भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनमें ये टॉपिक्स हैं, वो भी इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। 0 डिग्री एक्सिस पर जब ट्रेड विंड नीचे से आई तो दोनों विंड गर्म थी, तो दोनों विंड्स का स्वभाव, चाहे 35 साउथ से आ रही है 35 नॉर्थ से आ रही हो, जैसे 0 पर मिल रही है तो दोनों गर्म है। लेकिन हमें यहां पर जो 90 डिग्री एक्सिस से आ रही है जो विंड, वो तो कोल्ड विंड से, ठंडी विंड है, और इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज यानी कि पछुआ पवने, पछुआ पवने या वेस्टर्लीज। जो ये वेस्टर्लीज हैं जो 90 से 60 की तरफ जा रही है, 35 से 60 की तरफ जा रही है, तो 90 से यानी कि जो पोलर से जो वेस्टर्लीज आ रही है, जो 90 डिग्री एक्सिस से जो वेस्टर्लीज आ रही है, ये वेस्टर्लीज तो, ये पछुआ पवने तो क्या गर्म होंगी? क्या इम्पॉसिबल है। जो ध्रुवों से आ रही है जो पवने 0 डिग्री से -50 -40 यहां से जो विंड चलकर आ रही है, क्या वो गर्म होगी? क्या इम्पॉसिबल है, वो ठंडी विंड है। तो ये बहुत ही ठंडी पवने हैं जो 90 से 60 की तरफ आ रही है। इवन ये अपने साथ महासागरीय जलधाराओं को भी लेकर आती है, जैसे कि कनारी करंट हो गया, कोल्ड करंट है, जैसे कि आप देखेंगे कि लैब्राडोर करंट हो गया। लैब्राडोर करंट भी न्यूफाउंडलैंड के पास, गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर मिलकर न्यूफाउंडलैंड के पास फिशिंग पॉइंट बनाती है। आपने पढ़ा होगा कनाडा के ही पास एक छोटा सा आइलैंड है न्यूफाउंडलैंड, जहां पर टाइटैनिक डूबी थी ऐसा माना जाता है। तो ये अपने साथ साथ ठंडी महासागरीय पवनों को भी लेकर आती है और साथ साथ महासागरीय धाराएं भी ठंडी होती है केवल इन पवनों के कारण। तो 90 से 60 डिग्री तक जब ये विंड्स चलती हैं तो 35 से भी पछुआ पवने 60 की तरफ जाती हैं। तो जो 35 डिग्री एक्सिस से जो पछुआ पवने 60 की तरफ जा रही हैं, क्या ये इतनी गर्म होंगी? क्या ये इतनी ठंडी होंगी? क्या सॉरी, जो 90 डिग्री वाली पवने आ रही हैं उनके कंपेयर में तो ये पवने गर्म होंगी। तो जी हाँ, ये पवने जो हैं गर्म पवने हैं, इनका टेम्परेचर 30 डिग्री 35 डिग्री होता है और वो विंड एकदम शीत लहरी, शीत हवाएं, शुष्क हवाएं होती हैं। 0 डिग्री 1 डिग्री इतना टेम्परेचर होता है और जैसे ही दोनों आकर 60 पर मिलती हैं तो दोनों विपरीत स्वभाव की होती हैं। देखो 0 डिग्री पर मिल रही थी, समान स्वभाव की थी, गर्म ही थी, लेकिन जो
60 डिग्री पर मिल रही हैं वो विपरीत स्वभाव की हैं। और जब भी ठंडी हवा गर्म हवा से मिलेगी तो चूंकि गर्म हवा जो वार्म करंट होगी, जो वार्म विंड होगी या वार्म करंट होंगी वो हल्की होगी और ठंडी हवा भारी होगी, कोल्ड करंट भारी होगी। तो वार्म करंट ऊपर पहुंच जाएगा और कोल्ड करंट नीचे आ जाएगा और इससे जो निर्मित होगा उसको फ्रंट यानी कि वाताग्र कहते हैं। वाताग्र, वाताग्रों का निर्माण हमेशा 60 डिग्री के आसपास होगा और यही एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहलाते हैं, जिसे मैं आगे बताऊंगा साइक्लोन्स वाले वीडियो में। बट फ्रंट यानी कि वाताग्रों का निर्माण हमेशा 60 डिग्री पर होगा, क्योंकि वाताग्रों को चाहिए ही क्या, ऐसी दो पवनें जो दो विपरीत स्वभाव की पवनें हो। तो 60 डिग्री के आसपास सब पोलर लो प्रेशर जोन होता है और उसके कारण हमें चीजें देखने को मिलती हैं। और जो अपर एटमॉस्फेयर का जो सर्कुलेशन होता है उसे हम पोलर जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम कहते हैं। पोलर जेट स्ट्रीम बेसिकली वैसे तो पोल्स से ओरिजिनेट होती है, पोल्स के ऊपर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और वहां से ओरिजिनेट होकर वो 30 डिग्री 35 डिग्री एक्सिस तक भी कई बार पहुंच जाती है। हमारे भारत का जो दक्षिण पश्चिम मानसून है कई बार वो पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण ही लेट हो जाता है। उसे मैं जब भारत का मानसून पढ़ाऊंगा तो उस वीडियो में मैं आपको और भी बेहतर तरीके से बताऊंगा, लेकिन चूंकि इसमें केवल हम प्रेशर जोन्स को देख रहे हैं इसलिए इन सब टॉपिक्स को हल्का सा टच करके ही आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम ये समझ में आ सके कि ये सभी के सभी टॉपिक्स आपस में कोरिलेट हैं, एक भी दूसरे से आइसोलेट या अलग नहीं है। तो ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है 90 डिग्री पोलर हाई प्रेशर जोन और यहां पर भी पोलर हाई प्रेशर जोन। तो फ्रेंड्स, यहां पर हाई प्रेशर क्यों होता है? अगर मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि भाई बिजली के झूले का, गोल घूमती हुई मेज का, मैं ये बता रहा हूं कि केंद्र से जैसे जैसे दूर जाओगे हवा सतह से हटती जाएगी और हटने की स्पीड तेज होती जाएगी, तो सब पोलर लो प्रेशर की तुलना में तो और तेज हवाएं चलनी चाहिए सतह पर पोलर जोन के आसपास। यहां पर तो और तेज हवाएं चलनी चाहिए, यहां पर तो और बड़ा लो प्रेशर होना चाहिए एज कंपेयर टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की कंपैरिजन में, किंतु ऐसा होता नहीं है। पोल्स पर हाई प्रेशर क्यों बिल्टअप है, इसको लेकर के कई सारे ज्योग्राफिस्ट ने या भूगोलवेत्ताओं ने कई सारे अनुसंधान किए हैं, किंतु उसके पश्चात भी अभी तक सभी वैज्ञानिक एकमत नहीं है। किंतु जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है, जो यह मानता है कि ध्रुवों पर उच्च दाब का क्षेत्र वर्ष भर क्यों निर्मित होता है, उसके पीछे टेम्परेचर ही कारण है। अर्थात ध्रुवों पर चूंकि आपको बर्फीली चादरें देखने को मिलेंगी, आपको नॉर्थ पोल में आपने 7th 8th के एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि टुंड्रा रीजन है, टुंड्रा प्रदेश है, यहाँ एस्किमोज रहते हैं यहाँ पर, और रेंडियर नाम के एक भेड़ या एक हिरण की ही प्रजाति को ये लोग पालते हैं। टुंड्रा में कुछ वनस्पति उगती है जो साल में मात्र 15 दिन के लिए कुछ फूल लगते हैं वहां पे, बाकी साल भर, साल के 300 दिन, 365 में से करीब करीब 320 दिन 300 दिन या बर्फ ही रहती है। तो बर्फ रहने के कारण नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर तो अंटार्कटिका पर तो हमेशा ही बर्फ रहती है, वो तो 365 दिन बर्फ से कवर्ड रहता है। चूंकि बर्फीली जगहों पर ही पेंगुइन्स रह सकती हैं, इसलिए पेंगुइन्स के लिए सबसे आइडियल स्थिति साउथ पोल से, नॉर्थ पोल पर तो पेंगुइन्स मिलती भी नहीं। और नॉर्थ पोल पर आपको अधिकांश समुद्री जीव में नील व्हेल मिलेगी या व्हेल मछली मिलेगी, क्योंकि व्हेल मछली को रहने के लिए जो परिस्थितियां चाहिए यानी कि कमजोर बर्फीली चट्टानें, वो आपको उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी ध्रुव पर देखने को मिलेगी, दक्षिणी ध्रुव पर देखने को नहीं मिलेगी। तो जो उत्तरी ध्रुव है यहां पर और यहां दक्षिणी ध्रुव, दोनों जगह वर्ष के 95% दिनों में आपको बर्फीली चादर मिलेगी। और जहां पर भी बर्फ है उसके आसपास का एरिया तो ठंडा ही होगा। तो ठंडा होने के कारण आसपास की जितने भी वायुमंडलीय गैसें हैं वो गैसें बड़ी मात्रा में संघनित हो जाती हैं, और संघनित होने के कारण भले ही केंद्र से 90 डिग्री अधिक दूरी पर हो,
भले अब केंद्रीय बल का प्रभाव अधिक पड़ता हो, किंतु फिर भी तापमान की अधिकता के कारण अब केंद्रीय बल का प्रभाव यहां पर आपको फिर कम होता दिखता है, और जो बर्फीली चादरों के निकट जो भी संघनित गैसें हैं, जो भी संपीड़ित गैसें हैं, वो सतह के साथ ही स्थिर रहती हैं। यही कारण है कि वायुमंडलीय दाब ध्रुवों पर आपको बहुत अधिक देखने को मिलता है। इसीलिए 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को हम हाई प्रेशर बेल्ट के रूप में भी जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समस्त वायुमंडलीय दाब कटिबंध या सातों प्रेशर जोन्स आपको समझ में आए होंगे। एक बार रिवाइज करवा देता हूं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन है, क्यों है? सन के कारण और थर्मल एक्टिविटीज के कारण। इसके बाद ये प्रेशर यहां पर दोनों तरफ पड़ते हैं, इसको हॉर्स पिटल भी कहते हैं या अश्व अक्षांश भी कहते हैं। इन दोनों ही अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहते हैं। क्यों कहते हैं अश्व अक्षांश? तो आपको एनसीईआरटीज में मिल जाएगा कि व्यापारी जो हैं अपने साथ घोड़े लेकर जाया करते थे और अधिक दाब पड़ता था तो नाव नीचे बैठती थी समुद्र में, तो उन पर जान का खतरा आ जाता था। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए वो घोड़ों को समुद्र में फेंका करते थे। आपने ये सुना ही होगा, जो अरेबियन हॉर्स होते थे हमारे टाइम भारत में, जब 11वीं 10वीं शताब्दी थी भारत में, तो हम तो अब तो खैर ऐसी कोई टैक्स अवेलेबल है नहीं, बट उस समय माना जाता था कि अरेबियन हॉर्सेस की डिमांड बहुत होती थी, अरबी घोड़ों की मांग बहुत होती थी। तो अरबी घोड़े का इंपोर्ट सऊदी अरेबिया और इस रीजन से ही होता था। तो ये लोग क्या काम करते थे? ओवरलोडिंग करते थे नावों में घोड़ों की। और घोड़े जब जैसे ही 0 डिग्री एक्सिस के पास से जैसे जैसे 30-35 पर आने लगते थे तो अचानक से प्रेशर पड़ने लग जाता था एटमॉस्फेयर का, और प्रेशर के कारण जो जिस नाव पर वो रहते थे वो जहाज या नाव नीचे की तरफ बैठने लगते थे और नाव डूबने के का खतरा बना रहता था। इसलिए उन लोगों को पता तो रहता नहीं था, तब ना तो कैंपस होते थे, तब ना तो ज्योग्राफी के सेक्टर में इतने इन्वेंशंस हुए थे, तो इसलिए उन लोगों को कुछ पता था नहीं। बार बार उनसे गलती हो जाया करती थी, तो घोड़ों को उन्हें समुद्र में फेंकना पड़ता था अपनी जान बचाने के लिए। इसलिए उसे अश्व अक्षांश इन दोनों एक्सिस को कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि 30 से 35 डिग्री एक्सिस पर हाई प्रेशर जोन या हाई प्रेशर बेल्ट क्यों होती है। हमने ट्रेड विंड को देखा, हमने यहीं पर आप देखेंगे कि डोल्ड्रम को समझा था इक्वेटर पर कि डोल्ड्रम क्या होता है। हम लोगों ने ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को समझा, वहीं हम लोगों ने सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट को देखा। उसके पीछे पृथ्वी के अपने एक्सिस पर मोशन के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो हम लोगों ने देखा। साथ ही हम लोगों ने यहीं पर वेस्टर्लीज को, पछुआ पवनों को देखा। हम लोगों ने यहाँ पर पोलर जेट स्ट्रीम के इंपैक्ट को देखा और फिर पोल्स की कंडीशंस को और पोल्स के हाई प्रेशर बेल्ट को देखा। इस तरह इन विभिन्न दाब कटिबंधों के बीच में जितनी भी पवनें घूमती हैं, इन विभिन्न दाब कटिबंधों के बीच में जितनी भी पवनें घूमती हैं या जो हवाएं चलती हैं, ये हवाएं 12 महीने चलती हैं। जैसे मॉनसून क्या 12 महीने चलता है क्या? नहीं, स्थानिक पवनें एक विशेष समय में आती हैं। तो हालांकि पूरी तरीके से मॉनसून को स्थानीय भी नहीं बोल सकते, किंतु वो मौसम की ही विचलनशीलता है मॉनसून, लेकिन एवरग्रीन विंड्स में वो शामिल नहीं है, सनातनी पवनों में वो शामिल नहीं है। सनातनी पवनें अगर पेपर में पूछे कि सनातनी पवनें किसे कहते हैं, जो एवरग्रीन विंड्स होती है वो कौन सी होती है, तो आंसर क्या होगा हमारा? एवरग्रीन विंड्स वो विंड्स होती हैं जो अर्थ के डिफरेंट प्रेशर बेल्ट के बीच में गति करती रहती है। क्यों गति करेगी? तो अर्थ का प्रिंसिपल मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, बैलेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर के बीच में बैलेंस करने के लिए। और ये मैं आप लोग को ये भी बता चुका था कि जो ये दाब कटिबंध है, इनके बीच जो हवाएं चलती हैं, ये हवाएं सिर्फ और सिर्फ 3 हवाएं होती हैं। इसलिए इन तीनों का नाम आप जरूर याद रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में यह प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी पवनें सनातनी पवनें नहीं है, तो ध्यान दीजिए 3 ही पवनें सनातनी पवनें। नंबर 1 ट्रेड विंड, ट्रेड विंड हिंदी में बोलेंगे व्यापारिक पवनें, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, व्यापारिक पवनें। नंबर 2 वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज यानी कि पछुआ पवनें, पछुआ पवनें।
एंड नंबर 3 जेट स्ट्रीम या जेट पवन है। अब अगर ऑप्शन में 3 के अलावा ऑप्शन में हरमट्टन दे दिया, या हमारे नॉर्थ इंडिया में लू नामक एक गर्म हवा चलती है, कहते हैं हमारे यहाँ एक र्यूमर्स है कि प्याज जेब में रख के चलते हैं कुछ लोग गर्मी के मौसम में, कहते हैं भाई लू नहीं लग जाए, गर्म हवा है। तो ये स्थानीय पवन है, खास मौसम में चलती हैं, यानी गर्मी के मौसम में चलती हैं। उसके अलावा आपको और भी काफी विंड्स जो हैं, आपको नॉर्वेस्टर विंड्स हो गई, जोंडा विंड्स हो गई, आपको कई प्रकार की विंड्स दुनिया भर में देखने को मिलेंगी। तो बेहतर होगा कि क्लास के बाद आप एक बार दुनिया भर में चलने वाली जो रीजनल विंड्स हैं, जैसे सिराको हो गई, और भी काफी ऐसी विंड्स हैं जो अमेरिका में, फॉन हो गई जो यूरोप में चलती हैं, ऐसी काफी विंड्स हैं जो पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। तो आप स्थानीय पवनों की एक लिस्ट बनाएं और यह भी देखें कि वो कौन कौन से मौसम में चलती हैं और किस किस एरिया पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, किस किस देश से वो चलती हैं, या किस माउंटेन से वो उतरती हैं नीचे, या किस माउंटेन से उनको ऊपर चलना पड़ता है। आप पूरे उनके डायरेक्शंस को अच्छी तरीके से देखिए, लेकिन आप ये बात तो एकदम अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल दीजिए कि केवल 3 ही विंड्स ऐसी होती हैं जो एवरग्रीन विंड्स होती हैं। आपको इस टॉपिक पर इस लेक्चर के अलावा और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। जितना पेपर में आता है हमने उससे अधिक ही जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।